हाय फ्रेंड्स, इस पार्ट 6 है ऑफ द CDS PIQ सीरीज। पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 13 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है। जिसके अंदर अगर आपको बताऊँ तो राइट टू इक्वालिटी आता है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ है? राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे अभी देखिए जो बता रहा हूँ ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स, इसकी बात अगर मैं मतलब पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ। फिर राइट टू रेमेडीज आती है। ये सब क्वेश्चंस CDS में, CAPF में, NDA में ये बहुत कॉमन पूछे गए हैं, बहुत कॉमनली पूछे गए हैं। जैसे अब आप देखिए आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। बहुत बार ऐसा पूछा हुआ है। राइट टू फ्रीडम की जब मैं बात करूंगा तो 19 से लेकर 22 तक की बात करूंगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करूंगा तो आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 की बात करूंगा मैं। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन देखिए ऐसा कोई फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था और उसके बेसिस पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और इसमें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, ओके। और उनकी जो एज होती है, जो रिटायरमेंट एज होती है या फिर जो उनके लिए क्वालिफिकेशन मेंशन है वो है 65 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये दोनों के केस के लिए, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए भी और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के लिए अलग से इसके ऊपर वीडियो पे बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। नॉट पे फोकस करिए यहाँ पे आप लोग, लेकिन बाकी सारे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी में 4-5 राइट आते हैं, ओके। राइट टू इक्वालिटी अगर आपको पूछो मैं कि कौन कौन से राइट्स हैं भैया, तो इसमें एक और बात, चलो मैं सारा आर्टिकल कभी और डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो बता देना चाहता हूँ मैं। आर्टिकल नंबर 14 की जब हम बात करते हैं, जो अलग से बात करता है रूल ऑफ लॉ की, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, ओके। रूल ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन और इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंसेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है यूएसए का कंसेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओके। तो दो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है। एंड रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ इज नथिंग बट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, रूल ऑफ लॉ के ऊपर तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री से लिया हुआ कंसेप्ट है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। सॉरी, रूल ऑफ लॉ बार बार बोल रहा हूं, लेकिन रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ का ही कंसेप्ट है वो, जो ब्रिटेन का कंसेप्ट है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है अभी देखिए, चलिए ये तो छोड़ देते, इसी में समझा देता हूँ आपको मैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे आर्टिकल 14 से एसोसिएटेड है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है कौन सा आर्टिकल है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो है ये आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आर्टिकल 16 है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 है और एबॉलिशन ऑफ टाइटल ये है आर्टिकल 18, ओके। अब देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं में से आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, दैट इज नॉट टू द फॉरेनर्स। हम बोलते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स वी हैव गिवन टू द फॉरेनर्स आल्सो एंड टू द, हमारे लिए तो बने ही है वो, तो हम फॉरेनर्स को आप बोलिए तो हम सारे फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 दैट इज 29 एंड 30 वी आर नॉट गिविंग टू देम, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियंस। तो चलिए ये तो आपको बता दिया सारे आर्टिकल्स। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20। अब इसमें क्या क्या है? फ्रीडम देखिए आर्टिकल 19 में अगेन पूरे 6 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 आर्टिकल आते हैं। जैसे यू हैव द फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू डू एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ओके। और फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखिए जितने भी आर्टिकल 19 में आपको बता रहा हूं ना, सब में आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ना रोका टोकी है वहां पे। दैट्स वाई हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर द नेगेटिव इन नेचर, ओके। अब यहां पे आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 अगर आपको बोल रहा है तो प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 और 21 आप किसी भी कंडीशन में चले जाइए, उसको आप इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं।
इमरजेंसी के टाइम पे आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। और ये कौन से, देखिए कौन से अमेंडमेंट के बाद मेक श्योर किया गया, आफ्टर द 44th अमेंडमेंट के बाद। पूरी दुनिया बोलती है कि 20 एंड, पूरी दुनिया मतलब सब यही पढ़ाते हैं कि 20 एंड 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत हम उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 359 के तहत हम सस्पेंड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इसको मतलब प्रोटेक्ट कैसे किया गया था, 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया था। ओके, चलिए अगला है राइट प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 23 और 24 बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 23 यहाँ पे बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर ना हो, और आर्टिकल 24 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। और बेसिकली आप चाइल्ड लेबर को जो 14 साल से कम के हैं उनको आप चाइल्ड लेबर ना कराएं, ठीक है, तो इसकी बात करता है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एज सच को यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं, इट्स अ लीगल राइट, ओके, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया, आर्टिकल हमने देखे। और आपको वापस मैं बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से आर्टिकल फॉरेनर्स के लिए नहीं है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियंस। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 15, 16, उसके बाद आर्टिकल नंबर 19, दैट इज ब्लिंक्स के अंदर आगे 6 आर्टिकल आते हैं, देन 29 एंड 30। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इसको याद करने का तरीका खुद आप 15-16 को साथ में रख सकते हैं, 15 का डबल 30 होता है, 30 से पहले 29 आता है, उसको ऐसे कर लीजिए, और दोनों को देखिए क्लब करके रख सकते हैं। बीच में आता है 19 के अंदर सेपरेटली 6 आर्टिकल आते हैं। तो इस तरह से आप इसको लर्न करिए, कुछ ना कुछ अपना तिकड़मबाजी लगाइए लर्न करने के लिए इसको, और बार बार पढ़ेंगे तो देखो कोई तिकड़मबाजी नहीं वर्क करती है। आप कितने ऐसे बनाते रहोगे, तो कुछ चीज़ आप रेगुलर में रखिए, आपको याद होता रहेगा। ओके, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ढूंढने जाएंगे ना तो फिर पूरी जिंदगी शॉर्टकट निकल जाएगी, ठीक है, उसको रेगुलर करिए, आराम से याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज रीडिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एक्चुअली फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखिए पंचशील का जो प्रिंसिपल है दैट इज द चाइना के साथ हमने डाइन कर रखा है, ठीक है। हमारा जो पंचशील वाला प्रिंसिपल है दैट इज वी हैव साइंड विद चाइना। ओके, द 5 प्रिंसिपल्स है बेसिकली, और हमने साइन किया था 1954 में। पर्पस ये था कि हम एक दूसरे की सॉवरेनिटी को वो करेंगे, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक जो यहाँ पे पॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पीसफुल एक को एग्जिस्टेंस हो, लेकिन आखिरकार चाइना तो चाइना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट होगा और पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, दैट इज पंचशील। तो कहने का मतलब है कि ये 5 प्रिंसिपल हैं इसके, जो हमारे पीएम साहब नेहरू जी और उनके जो जुएनएल जब इंडिया में आए थे वो, तब उनके साथ हमने साइन किया था। और यही था कि क्योंकि उन्होंने तिब्बत को कब्जा लिया था, सही बताओ तो उन्होंने तिब्बत को कब्जा लिया था, तो अदरवाइज हमारी चाइना के साथ बाउंड्री कभी मिलती नहीं थी, हमारी बाउंड्री मिलती थी तिब्बत के साथ। तो तिब्बत के साथ हमारे काफी अच्छे कॉपरेशन थे, लेकिन चाइना ने उसको हड़प लिया, चाइना ने जब उसको एनेक्स कर लिया, देन हम चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करने लगे। सो हमें ये बात पता थी, सरदार पटेल को पहले से पता थी ये बात कि चाइना को जैसा आप समझ रहे हैं वैसा है नहीं, चाइना से आपको सख्ती रखनी पड़ेगी। तो देन वी हैव साइंड दिस। इसके बाद नेहरू जी ने बोला कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं निकले, चाइना वाले पूरे कसाई निकले। तो उन्होंने अटैक किया एंड देन उन्होंने किसी भी प्रिंसिपल को कोई फॉलो नहीं किया यहाँ पे। लेकिन ये बात बहुत बार पूछा गया है कि पंचशील हमारा जो एग्रीमेंट है, प्रिंसिपल है, वो किसके साथ है, दैट इज विद द चाइना। चलिए अगला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेसा, दैट इज द प्रोटेक्शन पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसको बोलते हैं पेसा। देखिए पंचायत आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और म्यूनसिपैलिटी या अर्बन लोकल बॉडीज हमने किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया जो शेड्यूल एरियाज हैं, वहाँ पे हम पूरी तरह से पंचायत के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पंचायत के जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं, उसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अलग से आपको कंपलसरी प्रोविजन का मेरा मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, प्रोविजंस क्या क्या कंपलसरी प्रोविजन पंचायत के क्या है, यू विल गेट द प्लेलिस्ट ऑल्सो ऑन माई चैनल। पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि इन शेड्यूल एरियाज में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनके अपने खुद के कस्टमरीज लॉज हैं। वहाँ पे जो डेमोग्राफी है काफ़ी अलग है, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी अलग है।
तो उनमें हम जो सेंटर के जो पंचायत वाला लॉ है उसको हम डायरेक्टली एज इट इज नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, विद सर्टन मॉडिफिकेशन वी कैन इंप्लीमेंट इट। और सर्टन मॉडिफिकेशन कौन करेगा? वो स्टेट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो 10 स्टेट हैं जो शेड्यूल जहां पे ना ये लागू हुआ है, जहां पे ये पेशा लागू होता है, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। वो 10 यहाँ पे वो स्टेट है जहां पे शेड्यूल एरियाज डिफाइंड की गई हैं। तो 10 स्टेट आपको मैं लिख देता हूं। कुछ 2-3 चीजें तो 2-3 स्टेट तो क्या पता आपके नोन में भी होंगी, आसपास की होंगी आपके, तो वैसे भी लर्न कर सकते हैं हम। देखिए पहले 2 भाई हैं यहाँ पे, आंध्रा प्लस तेलंगाना, तो 2 स्टेट हो गए, ऐसे मैंने ऐसे याद कर रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपको शेड्यूल एरिया मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि देखिए खुद सोच के देखिए कि आप एक बार जब शेड्यूल एरिया की बात करेंगे तो सोचेंगे अच्छा कहाँ आना चाहिए, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा आएगा यहाँ पे। अब मैं रहता हूँ यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो मतलब कि महाराष्ट्र कैसे पीछे छूट जाएगा? गढ़चिरौली वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा जो काफी ज्यादा अटैक उटैक होते रहते हैं, तो वो इधर ही आता है। तो मतलब कि वो मतलब बॉर्डरिंग एरियाज है हमारे महाराष्ट्र के विद छत्तीसगढ़ एंड ऑल। तो मतलब कि क्यों नहीं भाई, महाराष्ट्र को कैसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हो और जमतारा भूल जाएंगे झारखंड के, ठीक है। झारखंड को आप जमतारा से लर्न कर लीजिए। जमतारा आपको पता है ये मूवी बनी हुई है उसके ऊपर। या फिर एक बार सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, झुमरी तलैया कहाँ पे है? आपको बताता हूँ, दैट आई हैव अटेम्प्टेड। तो झुमरी तलैया कहाँ पे, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब पूरी दुनिया मतलब पूरे सीडीएस वाले बच्चे बोलते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये झुमरी तलैया अपने को क्या पता। लेकिन मैं आई थैंक टू गॉड कि मैं उस टाइम पे मैंने कुछ दिन पहले ही वहाँ उसके बारे में सुना था और थोड़ा आइडिया था मेरे को, एंड आई हैव स्कोर्ड इट। मतलब मेरे को जस्ट 1 मार्क्स से मैंने पेपर क्लियर किया था। आई जस्ट वांट टू टेल यू, तो आई थैंकफुल टू दैट कि ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ओके, झारखंड कितने स्टेट हो गए? आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमएच दैट इज महाराष्ट्र, झारखंड। उसके बाद और क्या हो सकता है आपको? एमएच के साथ क्या रहता है? गुजरात रहता है यहाँ पे। ओके, एमपी हमारा है, एमपी में खुद आप देख सकते हैं, एमपी में काफी बड़ा एरिया है यहाँ पे। उसके बाद राजस्थान है, और क्या बचा? हिमाचल, हाँ करेक्ट, हिमाचल। हिमाचल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई और एक छूट रहा है साथ से। राजस्थान हो गया, हाँ राजस्थान यहाँ पे करेक्ट, तो 10 हो गए। तो वापस एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, एमपी, राजस्थान, हिमाचल। अब इसको जैसे आप अपनी मर्जी से घुमा फिरा के अपने हिसाब से देखिए, हम जब भी ऐसे टर्म्स आपको याद करने होते हैं ना स्टेट्स के, तो उसको मैप में एक बार इमेजिन करिए कि कहाँ कहाँ पे लाई करता है, कहाँ कहाँ पे है। इस तरह से करेंगे ना तो आपको देखिए सब दिमाग में रहेगा। इसके लिए इतने निमोनिक्स बनाएंगे ना तो खुद आप मर जाएंगे। अच्छा चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि इन जो 10 स्टेट में यहाँ पे मतलब जब पेशा लगाया गया है, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो क्या क्या चीजें हैं? पेशा वाज मेंट टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरियाज। डेफिनेटली पंचायत का भी रोल वही है, ये पंचायत का एक्सटेंशन है एक तरह से। तो सेल्फ गवर्नेंस की बात तो होगी ही, बिल्कुल इस स्टेटमेंट पूरा सही है। और शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसएम्पावर ग्राम सभा, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम सभा उन लोगों की बॉडी होती है जो वहां के रजिस्टर्ड वोटर हैं, करेक्ट, गांव के। तो ग्राम सभा की पावर तो हमने पंचायत में भी दे रखी है, तो यहां पे ग्राम सभा की पावर को हम कम नहीं करेंगे, ग्राम सभा की पावर को उल्टा बढ़ाएंगे। गांव के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी ज्यादा पावर होगी। किन चीजों के ऊपर? माइनर मिनरल्स के ऊपर, फॉरेस्ट रिसोर्सेस के ऊपर, ओके, उनके कस्टमरी लॉज के ऊपर। गांव के लोगों का ज्यादा वहां पे हक होना चाहिए। तो डिसएम्पावर नहीं करेंगे। दिस पेशा एक्ट एम्पावर द ग्राम सभा, नॉट डिसएम्पावर। तो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया है, एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है। पेशा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल, बिल्कुल डेफिनेटली इट विल प्रोटेक्ट। पेशा कंडक्ट पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस राइट ऑफ द ट्राइबल, करेक्ट, इसलिए तो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ओके, तो यहां पे बी वाला इज द राइट आंसर। और यहां पे जो 10 स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, 10 स्टेट कौन से शेड्यूल में आते हैं? 5th शेड्यूल में आते हैं भाई, 5th शेड्यूल में आते हैं। और 6th शेड्यूल में कितने स्टेट आते हैं? ये बहुत बार पूछा हुआ है कि 6th शेड्यूल में कितने स्टेट आते हैं? 4 स्टेट आते हैं। उन 4 स्टेट का मैं नाम लिख देता हूं आपके लिए। उसको मैंने याद किया है एटीएम स्क्वायर से, और ये वैसा एटीएम है जिसमें मनी नहीं है, इसका मतलब उसमें मणिपुर नहीं आएगा। असम, ठीक है, त्रिपुरा, ये सारे के सारे इधर वाले स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। मिजोरम, मिजो, और मेघालय। अब आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका नाम एम से चालू होता है।
मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो इसलिए वैसा एटीएम है जिसमें मनी ही नहीं है, तो क्या हो गया, मणिपुर नहीं होगा इसमें। और 2 यहाँ पे एम स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2M आएंगे। तो इस तरह से, और ये जो चारों स्टेट हैं यहाँ पे 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल बनता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अभी ये थोड़ा पढ़ लेंगे। पार्ट 9 में है हमारा पंचायत, एंड पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 दैट वाज पंचायती राज टू द शेड्यूल एरियाज एज मेंशन इन द 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में 10 स्टेट आते हैं, आपको बताया मैंने। द प्राइमरी एम ऑफ पेशा इज टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स इन द दीज एरियाज। ओके, क्या किया जाएगा, इनको एम्पावर किया जाएगा, किसको, ग्राम सभा को, फॉर द पर्पज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिनरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका वहां पे एक्सट्रैक्शन ना हो, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और मिनरल्स को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेके जाया जाए, लोगों का फायदा ही ना हो, इन सब। लेकिन सही बताऊं, ये सब बातें तो हैं, लेकिन इसका बहुत पुअर इंप्लीमेंटेशन है, बहुत ही पुअर इंप्लीमेंटेशन है। ओके, इसलिए ये सिर्फ एक्ट बने हुए हैं, लेकिन अगेन आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में कितना ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन और इस पर्टिकुलर एरिया में जो मिनरल है उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहां के लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ डज द पार्टिसिपेटरी बजटिंग सीकिंग टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। देखिए, ये सब चीजें ना कनेक्ट करने के लिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए, पीपल का जो गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाने के लिए है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। लोकल गवर्नेंस में कैसे लाइक हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ग्राम सभा का रोल ज्यादा बढ़ाओ, उसके अंदर लोगों से आप लोगों के ओपिनियन लो यहाँ पे। ओके, so by allowing citizen to deliberate and negotiate over the distribution of public resources, definitely by allowing citizen to play a direct role in the deciding how and where the resources should be spent। आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं इसका, like every village they get some certain amount of money to the this पंचायत को मिलता है, प्रधान को मिलता है, और प्रधान क्या करता है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाता है, डिस्कस करता है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसको कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। अगर ढंग का पंचायत है तो, ढंग का प्रधान है तो उसमें लोग बताते हैं कि आप हमारे इस एरिया में आप एक लाइट बल्ब लगा दीजिए, इस एरिया में काफी चोरी का डर रहता है, इस एरिया में आप ना टॉयलेट बनवा दीजिए, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सो सच काइंड ऑफ सच थिंग हैपन, समझे आप। तो ये सब चीजें होती हैं, दैट आई हैव सीन इट, ये विलेज में ये सब चीजें मैंने देखी हुई हैं। ओके, तो अगर ढंग का है तो अगेन बता रहा हूं, वरना बहुत टाइम पे तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, खुद लोगों को कुछ नहीं पता रहता है। सो दिस ऑल्सो हैपन बाय अलाउइंग हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड सिटीजन विद एक्सेस टू इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वेन्यूज। बिल्कुल, तो तीनों के तीनों सही होंगे यहाँ पे। और ये लोकल लेवल पे बात हो रही है, लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है, मतलब पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे, विलेज लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे, तो तीनों सही है यहाँ पे। सो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, ऑल द 3 सही। वो पढ़ के ही लग रहा था, इसमें ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं थी। आप बोलोगे अरे मैं कैसे बता रहा हूँ, ये पढ़ के लग रहा है, देखिए ना आप खुद इसको, क्या है लोकल गवर्नेंस के अंदर आप पार्टिसिपेटरी बजटिंग कैसे करेंगे। बजटिंग मतलब पैसा कहाँ यूज होना चाहिए, यही है ना। तो उसमें अब जैसे घर में भी आपकी बजटिंग होती होगी, तो डेफिनेटली आपसे, चलो हम मतलब आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे पता नहीं, लेकिन जब घर के लोगों को जैसे दिवाली आता है तो सबसे पूछा जाता है ना भाई कहाँ खर्चा करना है, कितना किसको चाहिए। सो दीज आर द पार्ट, सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसी तरह गांव का मामला है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का मामला है, लोकल लेवल की बात हो रही, तो उसमें एवरीबडी इज टेकिंग पार्ट। ये सब देखिए ना, फिर आप सारे के सारे ऑप्शन पढ़ के आपको लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं, किसी में ये गलत नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, रॉन्ग नेगेटिव लाइन है ही नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल सारे सही होंगे, पढ़ के लग रहा है वो। Participatory budgeting is a democratic process where citizens directly participate in the allocation and prioritization of the public fund. It enhances transparency and accountability by ensuring local governance institutions which are more responsive to the need of the citizens, especially marginalized group. लेकिन अगेन बता रहा हूं मैं, अगर पंचायत वहां का ढंग का है, अदरवाइज पंचायती वहां पे अगर करप्ट है, then nobody can save the village। फिर अगले साल अगला पंचायत आके देखेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोपीनाथ बरदौली जी के ऊपर है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कमिटीज थी उसके ऊपर क्वेश्चन है। वैसे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वेड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड और सब कमिटी हेडेड बाय द गोपीनाथ बरदौली। तो कहने का मतलब है कि गोपीनाथ बरदौली जी के अंदर जो कमिटी सेटअप की गई थी, उन्होंने क्या क्या एडवाइस दी थी, बिकॉज इट वॉज एडवाइजरी कमिटी। ओके, इट वॉज अ एडवाइजरी कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वॉज वर मेड बाय द कमिटी। देखिए अब वापस बताना चाहता हूं मैं, अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। असम के अंदर क्या है, असम कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, असम यहाँ पे 6th शेड्यूल के अंदर आता है। चलिए आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है ना, और आपको लगेगा अरे कौन सी कमेटी आ गई, अपने को पता ही नहीं है कुछ, तो थोड़ा सा उसको एक बार पढ़िए, समझिए कि कुछ तो प्रोविजन इंटर रिलेटेड होंगे। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल पूरा हवा में ही बात हो रही है, हवा में बात हो रही तो क्वेश्चन छोड़ देना यार, किसने तुम्हें रोका है, नेगेटिव मार्किंग करने के लिए थोड़ी बैठा हो वहां पे। लेकिन क्वेश्चन को कनेक्ट करो पहले थोड़ा सा।
फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। फिफ्थ शेड्यूल में कहीं असम देखा आपने? आपने कौन से शेड्यूल में देखा असम? सिक्स्थ शेड्यूल में देखा ना आपने असम। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या लगता है सही होगा? पहला स्टेटमेंट गलत होगा। कनेक्ट करिए ना, अभी तो पढ़ाया मैंने आपको। फिफ्थ शेड्यूल में 10 स्टेट आते हैं, असम उसमें नहीं आता। असम सिक्स्थ शेड्यूल में आता है, एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोला था ना, ट्राइबल काउंसिल बनता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है। चलिए आपको नहीं पता, मान लेते हैं आपको नहीं पता है, मान लेते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला तो आप थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं तो इनकरेक्ट कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपने अभी तक मेरे से इंफॉर्मेशन लिया उस बेसिस पे। सिक्स्थ शेड्यूल फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम। देखिए अभी ये आपको नहीं लग रहा फर्स्ट वाला और थर्ड वाला एक दूसरे को ही उल्टा बोल रहे हैं? नहीं लगता आपको? दोनों में से कोई एक तो गलत होगा, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा, ये तो मान के चलिए आप। अब देखिए, अब ये मैं मान लेता हूं कि मैं 1 अगर गलत करता हूं मैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर 3 गलत करता हूं तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। फिर ओनली 1 है, ओनली 4 बचता है। तो इसलिए ऐसे टाइप के थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं मैं, क्योंकि 1 गलत है, 3 सही है, ठीक है। तो किसी न किसी तरह से आप कुछ ना कुछ ऑप्शन तक पहुंचेंगे। अगर एक है, दो, एक ही भी पता है आपको ढंग से, तो पहला वाला तो गलत कर लीजिए। मैं पहला वाला गलत करता हूं। यहाँ पे क्या बचा? हाँ, यहाँ पे 2 और 3 बचा और 4 बचा। इसका मतलब 2 तो सही है भाई, 2 तो पूरा सही है। 3 वाला मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है, 6 ए वाला भी सही है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। 4th मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसा बिल्कुल उन्होंने बोला नहीं था। उनको से बोला था भाई इसके लिए कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप किया जाना चाहिए, कौन कौन से एरिया जो हिली एरियाज हैं आसाम के, उसके अंदर हमें ट्राइबल काउंसिल सेटअप करना है, तो वो बताइए आप, उसके ऊपर बताइए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एरिया को डिमार्केट करने की बात उन्होंने नहीं की थी। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन से उन्होंने बोला था, अपना रिकमेंडेशन दिया था, ही टोल्ड टू क्रिएट अ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन अ 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 6 डिस्ट्रिक्ट में। वैसे बताऊं 4 डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे, ओके, वहां के 4 स्टेट में है वैसे, तो बताऊंगा कि कौन से 4 है वो, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ट्राइबल काउंसिल जिसको हम बोलते हैं वो होता है यहाँ पे। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं पीआईक्यू की पहली सीरीज से, आपने एंटी डिफेक्शन कितनी बार सुन लिया? 5वीं 6ठी बार सुन लिया ना? पहले दिन से मैं बता रहा हूं। अगर उससे पहले की भी अगर मेरा पीआईक्यू देखेंगे ना, तो उसमें भी एंटी डिफेक्शन आ चुका है। एंटी डिफेक्शन का अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन आपका रास्ता, आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। आपके एंटी डिफेक्शन तो आप अभी वर्बली बोल सकते हैं, अच्छा क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो। पीआईक्यू में पढ़ रहे हैं तो भी बहुत है यार। कम से कम पीआईक्यू में आपके ना, अगर पॉलिटी के अंदर 60-70 टॉपिक है ना, तो आपके 40-50 टॉपिक पीआईक्यू कवर कर देता है। ये बात आप मान के चलिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्रेसिड मैंडेट ऑफ हिज पार्टी। बैन तो बिल्कुल करता है, बैन तो नहीं बोल सकते, बट चलिए एक तरह से रोक लगाता है। क्योंकि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं तो यू हैव टू रिजाइन। ये बात समझ के चलिए, अगर आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं तो रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन काफी बहुत हार्श वर्ड लिखे बैन, बट चलिए ठीक है, आई विल गो विथ इट। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इफ 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी डिसोबे द मैंडेट। 1/3 नहीं है भैया, ये 2/3 हो गया है अभी। और 2/3 कब हुआ था? 2/3 हुआ था ये 91st अमेंडमेंट के बाद। 91st अमेंडमेंट के अंदर एक और चीज ऐड की गई थी, उसका नाम क्या था? 15% विल बी द मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की साइज रहेगी इंक्लूडिंग द पीएम, वो कितना होगा? मैक्सिमम 15% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके। और एंटी डिफेक्शन कौन से शेड्यूल में आता है? 10th शेड्यूल में आता है। कौन से अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था? 52nd अमेंडमेंट के बाद 1985 में ऐड किया गया था इसको। ओके, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। क्योंकि 2/3 अगर मेंबर साइड हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो इसका मतलब पार्टी के जो एजेंडाज हैं, पार्टी के जो कुछ ना गाइडलाइंस है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने 1/3 की जगह 2/3 कर दिया वहां पे। ओके, कि 2/3 अगर इलेक्टेड साइड हो जाते हैं, तो विच मीन्स दैट इट विल बी कॉल्ड एज ए स्प्लिट, नॉट अ डिफेक्शन। लेकिन अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं, पार्टी के बात अगर नहीं मानते हैं, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये थोड़ा सा पहले भी है, जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये जाता है आर्टिकल 75 के साथ, उसके कोरिलेशन में बात करता है। अभी ये जब नहीं आया था उससे पहले भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते थे। जैसे हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल जो कि 1952 में लाया जा रहा था, जिसके अंदर लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम के बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी की गवर्नमेंट में रिजाइन दे दिया था उन्होंने, क्योंकि उनके जो विचार थे बाकी पार्टी के विचार से नहीं मिल रहे थे। तो हिंदू कोड, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने किया है।
तो ये पहले भी प्रोटोकॉल फॉलो होता था, लेकिन बीच में ये देखा जाने लगा कि पार्टी के लोग इलेक्ट हो रहे हैं हमारी पार्टी से, लेकिन बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, दल बदल दे रहे हैं, उसको मेन रोकने के लिए इसको लाया गया था। कि इसलिए यहां पे 2/3 बाद में किया गया कि इसको और स्ट्रेंथन किया गया 2003 में, 2/3 कर दिया गया, क्योंकि 1/3 तो कभी भी निकल के दूसरे में चले जाएंगे, छोटी पार्टी रही तो बोला कि नहीं 2/3 करो इसको, ठीक है। तो ये चीज है। यहां तक इंडिपेंडेंट मेंबर को भी बोला है कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के अपने अगर इंडिपेंडेंट हो तो किसी पार्टी को आप ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी पार्टी का मेंबर नहीं बनेंगे आप आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। ये सब आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड है, पहले की बात मत सोचिए आप लोग। जैसे ही आप लोग लोकसभा का मेंबर बन जाते हैं, आप लोग मतलब जो इलेक्टेड मेंबर लोकसभा का मेंबर बन जाते हैं, आफ्टर दैट दे कांट स्विच, वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते, फिर उन्हें पार्टी के फॉलो करने पड़ेंगे गाइडलाइंस। ये है थोड़ा सा। और यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? डिसाइडिंग अथॉरिटी यहाँ पे स्पीकर है, और राज्यसभा में कौन है? चेयरमैन है, ठीक है। चलिए, काफी बता दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, क्या स्टेटमेंट था? अच्छा, वंस, हाँ पहला स्टेट तो सही है, पार्टी का जो विप होगा वो फॉलो करना पड़ेगा, पार्टी के डायरेक्टिव फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सेकंड वाला इनकरेक्ट बिकॉज 2/3 है अभी, वही 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए यार, ये तो इतनी बार पूछा हुआ है कि इसका कोई वो नहीं है, एंडलेस है क्वेश्चन है बहुत। कभी कभी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डालते हैं, कभी कभी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट डाल देते हैं, मतलब लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं, उनका फेवरेट है भाई ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहला कैग, कैग आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना? आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इनके बारे में लिखा हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऐसा कुछ है? चाहिए, चलिए कुछ हो या ना हो मुझे तो पता है नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो नहीं है भैया। यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑल्दो नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन एक्ट है 1993 उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, लेकिन एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ है, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनएचआरसी नहीं है यहाँ पे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यस 338 शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 बी, और बैकवर्ड कमीशन के लिए कौन सा है? सॉरी माय मिस्टेक यार, 338 ए है, एसटी के लिए 338 ए है, और अपने बैकवर्ड कमीशन के लिए 338 बी है, ठीक है। तो ये है ऐसे है। चलिए, इसको जरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, इसलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं। अभी बताइए यार, इस क्वेश्चन में क्या रखा है आपके लिए? अगर मेरे साथ, वही बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ जुड़े हैं आप तो पहले दिन का पहला वो है क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी यहाँ पे पार्लियामेंट की, 3-4 ऑप्शन था, उसमें से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट की है, ऐसा कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो उसमें तीनों कमेटी का नाम था, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और यही क्वेश्चन था उसके अंदर, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कौन सी कमेटी में राज्यसभा का मेंबर नहीं होता? बताओ भाई, एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। कितनी बार पढ़ाया है? ये होता है पीआईक्यू का फायदा, वही टॉपिक रिपीट हो रहा है बार बार, क्या करेंगे? कम से कम तो इसलिए बोलता हूं पीआईक्यू करिए, आराम से रहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी 15+7, कैग को इसको बोला जाता है फ्रेंड एंड फिलोसोफर। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इसको हम बोलते हैं, ये भी कैग की रिपोर्ट को ही टैली करता है, लेकिन कैग का कौन सा रिपोर्ट? जो पीएसयूज के ऊपर रिपोर्ट आता है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, इनके ऊपर जो रिपोर्ट भेजता है ना कैग, क्योंकि इनको भी तो ऑडिट करने का ड्यूटी इनके पास ही है, कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कैग के कंसल्टेंसी से किसी दूसरे ऑडिटर को रखा जाता है तो भी रिपोर्ट भेजेगा वो, तो इनका काम होता है। ओके, लेकिन एस्टिमेट कमेटी में पूरे के पूरे जो मेंबर होते हैं वो सारे लोकसभा से होते हैं। उनका इन सबके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? इनका चेयरपर्सन अपॉइंट करता है हमारा स्पीकर। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कहीं। और इनका जो मेंबर्स बनते हैं वो 1 साल के लिए बनते हैं एट ए टाइम, और इनमें मिनिस्टर नहीं बन सकते इनके मेंबर। अब मिनिस्टर का मतलब भी आपको समझा चुका हूं मैं, जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं दे आर कॉल्ड द मिनिस्टर्स, जिनके पास पोर्टफोलियो होता है दे आर कॉल्ड द मिनिस्टर्स। ओके, तो यहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन सब कमेटी के अंदर वही लोग मेंबर बनेंगे जिसने भी किसी मिनिस्टर का पदधारण नहीं किया है, जो कोई मिनिस्टर नहीं है, दे विल बी द पार्ट ऑफ इट। चलिए, अभी देखिए मेंबर्स यहाँ पे दिए 22 मेंबर है, 15+7 30 मेंबर यहाँ पे हैं। राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि एस्टिमेट कमेटी किससे डील करती है? बजटिंग से डील करती है, फ्यूचर एस्टिमेट बताती है कि कितना खर्चा होगा, क्या होगा। तो जब मनी की बात आती है, बजट की बात आती है, थोड़ा सा पावर यहाँ पे राज्यसभा की कम हो जाती है। तो एस्टिमेट कमेटी किससे डील करती है? बजटिंग से डील करती है, फ्यूचर एक्सपेंडिचर को बताती है, अल्टरनेटिव सोर्सेस को बताती है। इसीलिए ये भी दिमाग में रखिए कि क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है, तो रीजन पता होना चाहिए, थोड़ा सा में एक आइडिया होना चाहिए आपको। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले काम करें, पहले पढ़िए, नहीं पता होगा तो भी पढ़िए एक बार। फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी आर्टिकल नंबर 51A, कौन सा आर्टिकल है? 51A आर्टिकल है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4A है यहाँ पे। और क्या चीज, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। कौन से ईयर में? 1976 में। क्या शुरुआत से था? नहीं था। कौन सी कंट्री से हमने इंस्पिरेशन ली है भाई? यूएसएसआर से हमने इंस्पिरेशन ली है। ज्यादा करके आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट ऐसी कंट्री में ही मिलेगा जो कम्युनिस्ट नेचर की हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो जापान में है थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, लेकिन बाकी में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। चलिए, कौन सी चीज है भाई फंडामेंटल ड्यूटी में? स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 11वां हमने 2002 में जोड़ा है। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कॉपरेशन, चलिए छोड़िए उसको, बाद में पढ़ेंगे, लंबी लाइन। टू विजिट द मोन्यूमेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, भाई प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, घूमने जाने की बात नहीं की गई है। तो सेकेंड वाला तो ऐसे ही गलत लग रहा है, खुद देखिए ना। टू नो मोर एंड मोर अबाउट रिलीजन ऑफ इंडिया, अरे देखिए ना, पढ़ के नहीं लगता आपको यार ये ड्यूटी, ये कैसे ड्यूटी हो सकती है? थोड़ा सा भी अगर आपने एक बार पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो भी ऑप्शन आपको निकाल देंगे। करेक्ट। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कॉपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, अरे नेबरिंग कंट्रीज थोड़ी है भाई, ये गलत है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, दैट इज सी। इट इज अ करेक्ट आंसर, इट इज अ करेक्ट आंसर। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे विजिट नहीं है, प्रोटेक्ट करने की बात की गई। टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द कल्चरल हेरिटेज, इसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से और फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे। यहाँ पे है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कॉपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, जैसा कि आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात ही नहीं बोली गई है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे टू विजिट द मॉन्यूमेंट, खुद आपको देख के पढ़ के लगेगा नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल ये सही है। एंड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। तो आप एक बार ना फंडामेंटल ड्यूटी का आपको एक रफ आइडिया रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग में कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है। ओके, जैसे कि आपको एक बताता हूं मैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये लोगों को लगता है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो लिखा है वो सिर्फ प्रेम्बल में लिखा है, नहीं भाई यहाँ पे भी लिखा है। तो ये सब थोड़े बहुत ना कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ। और एक और कमेटी का नाम बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज जस्टिस वर्मा कमेटी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1998, जिनको गठित किया गया 1998 में। कौन सी कमेटी भाई? जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, 1998 में। उनका पर्पस यही था, उनको इसलिए सेटअप किया गया था टू आइडेंटिफाई करें, बताएं कि कौन कौन से एग्जिस्टेंस लीगल प्रोविजन है जिसके थ्रू हम पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटी को सम हाउ हियर एंड देयर क्या कर रहा है, लोगों पे इंपोज करवा रहा है, लोगों के ऊपर लीगली बाइंडिंग करवा रहा है वो। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग। ओके, वन मोर थिंग, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडियंस के लिए है कि फॉरेनर्स के लिए? नहीं, इट इज ओनली फॉर द इंडियंस। एक और बात एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या अगर हमें चेक करना है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, तो क्या हम फंडामेंटल राइट का रेफरेंस ले सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का रेफरेंस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी लॉ का अगर उसका चेक करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ है या नहीं है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल इज वन ऑफ द सोर्स जिसके थ्रू मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं, जिसके थ्रू मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आई बात आपको? सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के साथ ही उसको देखना, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ भी उसको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बार बार बता रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमारा लाया गया था मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसको, जो आपको पता होगा इसके बाद आया था, होम रूल लीग के बाद आया था। बाद में मतलब होम रूल लीग के जो डाउनफॉल का रीजन ही यही था, उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन किया। उस टाइम पे जो इनिबेशन थे उनको लगा ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन रही है हमारी बात, जबकि हमारे बाकी के लीडर्स तो बोल रहे थे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन समहाउ इनिबेशन नहीं मानी और उन्होंने लगा कि चलो अब ठीक है भाई, होम रूल लीग थोड़ा हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नलिफाई करते हैं, कम करते हैं। और आखिरकार कुछ मिला नहीं वैसे, सही बताओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ऐसा कोई भी आउटकम इंडियंस के लिए था नहीं, मतलब उतना कोई प्रॉफिट मेकिंग था नहीं उनके लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर थी। पहली बात, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, बिल्कुल बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहां पे ऐड कर दिया गया था। उसके बाद इंट्रोड्यूस डायरकी, करेक्ट, यहाँ पे क्या था,
एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वाले कंसेप्ट आ गए थे, याद आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे, ज्यादा करके हिस्ट्री में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की नहीं गई थी, इसकी बात की गई थी। ये जो फेडरल सिस्टम की बात है 1935 में की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में की गई थी, लेकिन वो भी लाया नहीं गया था, आपको बता दूं मैं, लेकिन बात हुई थी उसमें। तो थर्ड वाला तो गलत है, थर्ड वाला देखिए कहां कहां गलत है। फर्स्ट एंड टू इज द राइट आंसर, फर्स्ट एंड टू इज द राइट आंसर। यहां पे एक और कंसेप्ट था, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए ना कि डायरकी पहली बार कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो डायरकी पहली बार यहीं पे इंट्रोड्यूस की गई थी, और दैट टू इन द प्रोविंशियल, नॉट इन द सेंट्रल। ओके, चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट आ गया था। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब गवर्नर के लिए सब्जेक्ट रिजर्व रहेंगे। ओके, जैसे हमारे पे आज हमें देखने को मिलता है ना यूनियन लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट और द स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या है? बेसिकली दैट इज रिजर्व फॉर द सेंटर, सिंपल सी बात है। ओके, तो हम इसलिए बोलते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिल रहा था ब्रिटिशर्स कैसा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके सिस्टम को अडॉप्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, did not introduce the federal system. Federal system was proposed later by the government of India in 1935, लेकिन then to उसको implement नहीं किया गया था। Okay, which one among the following is not correct? The right to conferred by Article 32, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन आता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाय द बाबा साहब अम्बेडकर। और आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 है राइट टू रेमेडीज। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं, आप डायरेक्टली किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 226 के अंदर आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। तो राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 वैसे तो मेरे चैनल पे भी है, दोनों में डिफरेंस बताया मैंने, इमरजेंसी का आपको एक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, लेकिन बता देना चाहता हूं यहाँ पे आर्टिकल 359 में क्या है और आर्टिकल 358 में क्या है। आर्टिकल 358 के अंदर ही बात बोली गई है कि इमरजेंसी अगर लगती है, सुनिए ध्यान से, अगर इमरजेंसी लगती है, दैट टू नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी लगती है कौन से ग्राउंड पे? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, दोनों में से कोई भी एक ग्राउंड है, तो आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 358 के तहत। आर्टिकल 358 के तहत ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग से कोई रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन कौन से ग्राउंड पे? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे नहीं, आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस, अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे आपने इमरजेंसी लगाई है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सीधी बात। वैसे 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया हुआ है, सही बताऊं तो आपको मैं। अगली चीज, अब आर्टिकल 359 की बात करते हैं। हम बोलते हैं ना कि जैसी इमरजेंसी लगती है सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाते हैं। वो खुद से सस्पेंड नहीं होते भाई लोग, सस्पेंड सिर्फ 19 वाला खुद से होता है। वो भी कौन से ग्राउंड पे? आर्म्ड रेबेलियन या वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे तो वो भी नहीं होता है। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सस्पेंशन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट। लेकिन उसके बाद भी आर्टिकल 20 या 21 आप नहीं सस्पेंड होगा। आर्टिकल 20 एंड 21 को आप एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल सकते हो। समझ में आई बात? तो ये पहली लाइन तो सही है, क्योंकि आर्टिकल 359 कहता था बाकी के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 20 एंड 21 को नहीं कर सकते। उसका एनफोर्समेंट आप करा सकते हो दैट टाइम ऑल्सो। और वो भी कौन से ग्राउंड पे? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्म्ड रेबेलियन का कोई कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे बोला गया। आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे सस्पेंशन की बात नहीं की गई है यहाँ पे। ये बात हमें बहुत माइनर डिटेल है ये। चलिए, द एनफोर्समेंट ऑफ 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड। अच्छा, तो मैंने समझाते ही बता दिया, बिल्कुल ये भी गलत नहीं है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट लेजिस्लेशन फॉर द ऑफेंस अंडर द पार्ट 3। पार्ट 3 किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट अगर हनन हुआ है तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर देगा कि पार्लियामेंट देगा? नहीं है ना, बिल्कुल। तो पार्लियामेंट यहां पे लेजिस्लेट कर सकता है। यस, फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर
33 सीधी बात बोली गई कि जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आर्म फोर्सेस के, पुलिस के या जो भी पैरामिलिट्री के जिनकी ड्यूटी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, हम उनके फंडामेंटल राइट को ले सकते हैं, बिल्कुल। जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल, माय ब्रदर इज इन आर्मी, तो आई जस्ट टॉक्ड विथ हिम, तो ही टोल्ड मी कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करते भाई, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट छोड़ दो तुम। ओके हमारे जब मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड बंद किए जाते हैं तो हम वी कांट चैलेंज। एक बार एक केस आया था कि आई थिंक किसी उस टाइम पे जब ये केस चल रहा था ना, गलवान का इशू चल रहा था, कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम पे किसी एक ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि तुम जो जॉब छोड़ दो ना, तो फिर आर्मी या नेवी जो भी कुछ, तो भी आर्म फोर्सेस का मेंबर था, कोई जवान था जिसने किया था, बोले तुम जॉब छोड़ दो फिर तुम्हारी। तो कहने का मतलब है कि फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं, जो डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए हैं, उनके फंडामेंटल राइट लिए जा सकते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। अब वही लोग जाके अगर भाई स्ट्राइक पे बैठ जाएं तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उनके वही लोग प्रोटेस्ट करने के लिए चालू हो जाए तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए भाई उनके फंडामेंटल राइट एब्रोगेट किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 33, बिल्कुल सही लाइन। तो यहाँ पे सी वाला गलत है भाई, बाकी 3 सही है, ए बी और डी सही है, सी वाला गलत है यहाँ पे। चलिए, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है, नॉट द स्टेट रजिस्ट्रेशन। चलिए ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप उसको, ज्यादा टाइम हो जाएगा इसको अगर कराने लगूंगा तो मैं। बिसाइड रिप्रेजेंटेशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द डिलिबरेटिव बॉडी विद डाइवर्स फंक्शन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पढ़ के देखिए इसको आप। वेंटिलेटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, क्या मेरी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाता हूं, क्या करता हूं क्या मैं ऐसा? खुद पढ़ के देखिए, सारे ऑप्शन पढ़िए। चलिए पहले अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है ना, पार्लियामेंट का ही लॉ, पार्लियामेंट का ही पर्पस है वो। डी वाला तो स्टेट पे यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो जाएगा, बिकॉज ये ऑप्शन के हिसाब से नॉट पूछा है ना। होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, टू द लेजिस्लेचर होना पड़ता है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब एज पर द ऑप्शन नहीं जा रहा है। एग्जीक्यूटिंग मेजर पॉलिसी डिसीजन, बिल्कुल करता है। तो यहां पे ये होगा ना, ग्रीवांसेस का काम तो भाई यहां इसका काम है, अपने कोर्ट करती है। तो हाउ कम दिस पार्लियामेंट विल डू दैट? पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, पार्लियामेंट विल मेक द लॉ फॉर दैट। ओके, तो यहां पे कोर्ट का काम है ग्रीवांसेस को वेंटिलेट करना, पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना, ठीक है। अभी ग्रीवांसेस अगर इशू आएगा तो किसके पास जाएगा? जैसे विशाखा केस था, एक विशाखा गाइडलाइंस की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो विशाखा वाज वन ऑफ द लेडी जिसका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हुआ, उनके साथ ऑफेंस हुआ। तो कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई है ही नहीं लॉ हमारे पास कि वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी, उनके नाम पे दी, और पार्लियामेंट को बोला कि मेक लॉ बनाइए। आज तक विशाखा गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। तो ग्रीवांसेस के साथ डील करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर कोर्ट जाएंगे आप ना कि पार्लियामेंट। चलिए, द गवर्नर में रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये गवर्नर की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। गवर्नर को लगता है कि स्टेट का जो मैकेनिज्म है दैट इज नॉट गोइंग विथ आर्टिकल 365, आर्टिकल 355 के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा वो जाके प्रेसिडेंट रूल लगा देगा आर्टिकल 356 के अंडर, वो जाके रिपोर्ट देगा टू द प्रेसिडेंट कि सो एंड सो दिस स्टेट इज नॉट गोइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर क्यों चाहेगा कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ? बिल्कुल नहीं चाहेगा, गलत है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं भैया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्यों चाहेगा? स्टेट लेजिस्लेचर और चीफ मिनिस्टर क्यों चाहेंगे भाई? ए और बी तो ऐसे हटा दीजिए, ए और सी तो ऐसे हटा दीजिए। इफ ही इज कन्विंस्ड that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution of India, आर्टिकल 365 के हिसाब से नहीं चल रहा है, आर्टिकल 356 के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं फॉलो नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं हो रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आर्टिकल 365 में लिखा है। तो यहां पे क्या करेगा? बोले चलो लगाओ, तो डी। लेकिन क्या गवर्नर का रिपोर्ट फुल एंड फाइनल है? गवर्नमेंट का रिपोर्ट क्या आप कोर्ट में एविडेंट, मतलब कोर्ट में ऐसा शो कर सकते हैं कि देखिए गवर्नर का रिपोर्ट है? नहीं। एसआर बोमई केस, कौन सा केस? एसआर बोमई केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि गवर्नर का जो अपना डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो फुल एंड फाइनल नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। यहां पे सेंटर को मौका देना चाहिए एक बार स्टेट को प्रूफ करने के लिए, अपना फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा स्टेट को, दैट इज द फाइनल थिंग। अगर फ्लोर टेस्ट फेल कर जाता है स्टेट, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगाइए, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे। दिस इज द लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए आपका। और एसआर बोमई केस में क्या बोला गया है? एसआर बोमई केस में जजमेंट में बेसिक फीचर की भी बात की गई है। उसमें बोला गया है कि, लिख देता हूं यहाँ पे,
फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर, क्योंकि फेडरलिज्म का ही पार्ट है ना, स्टेट की पावर आप छीन रहे हैं, तो क्या फेडरलिज्म के फीचर को हर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर, इसको हर्ट मत करिए बार बार आप लोग अपनी मर्जी से। उन्होंने बोला सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, हम बोलते हैं ना सेकुलर स्टेट है हम लोग, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर, जो बता रहा हूं ध्यान दीजिए इस पे, पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, उन्होंने बोला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमने पढ़ा ना अभी फंडामेंटल ड्यूटी में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की, वो हमारा एक बेसिक फीचर है, उसको आप हटा नहीं सकते आप। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर, ऐसे 5 चीजें बोली गई हैं। क्या बोला मैंने? फेडरलिज्म, सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म, ठीक है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसके बाद बोला गया है सोशल दस, अरे क्या था टर्म दिमाग से, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज अ टर्म। ओके, अगला था यहां पे डेमोक्रेसी, यस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये चीजें हैं, 5 चीजें उन्होंने बोली थी। ओके, ये है एसआर बोमे डिसीजन, जिसके अंदर बोला गया था कि गवर्नर का जो रिपोर्ट है फुल एंड फाइनल नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। चलिए, लेकिन हाँ अगेन वही है, एज पर द ऑप्शन हमें वही जाना पड़ेगा यहाँ पे, और वही है भी वैसे। Power of the Supreme Court of India to decide the dispute between the center and the state lies under the original jurisdiction, आर्टिकल नंबर 131। आर्टिकल 131 के अंदर आता है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल एंड फाइनल पावर है, सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है वहां पे, यहाँ पे हाई कोर्ट को उसके ऊपर पावर नहीं है। जैसे कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ गया, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट आ गया, एक सेंटर और एक सेंटर और 2 स्टेट के बीच में डिफरेंस आ गया, या 2 स्टेट्स के बीच में डिफरेंस है कोई, ओके, या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लिटिगेशन है, उस केस में यहां पे ये आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सारे आते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आते हैं। ओके, अब यहां पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जब मांगेंगे तब, और प्रेसिडेंट की तरफ से एडवाइस लेने के लिए कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएंगे, बहुत दिन हो गए थे इनका नाम नहीं आया था। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप हाई कोर्ट से केस अपने तक ले सकते हैं, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से केस ले सकता है अपने तक, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ऊपर के 3 तो यहाँ पे सही है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, और प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, सारी चीजें वहां पे शेयर करता हूँ, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही सोर्स है एक अच्छा। देखिए, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट, एंड दिस जुरिस्डिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट, कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी अदर कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 133 इज एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें हैं, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, किसके पास जाएगा? देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा भैया। आर्टिकल नंबर 71 आर्टिकल नंबर 71 इसकी बात करता है, ठीक है, कि कोई भी इशू होगा डायरेक्टली कौन डील करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा। The settlement of dispute related to the election of the president and vice president is governed by Article 71 of the Indian Constitution. It states that Supreme Court of India has exclusive jurisdiction on this. Okay, ये हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, हाई कोर्ट के पास जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो कोई केस है वो जाएगा वहां पे, और इस इलेक्शन के रिलेटेड कोई केस है तो हो जाएगा। ओके, और ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो आ सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अरे यार, मनी बिल, अब मुझे बताइए कि मनी बिल क्या आपको भूल गए? मनी बिल आप कुछ दिनों पहले मेरे साथ पढ़े हैं, मनी बिल आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस में कितनी बार आ चुका है। अब मनी बिल के बारे में वर्बली बोल देता हूं भाई, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, मनी बिल के ऊपर राज्यसभा की पावर बहुत लिमिटेड है, मनी बिल के ऊपर सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा उसको रख सकती है, डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर वोट नहीं कर सकती, वो उसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं कर सकती, अमेंडमेंट बस सजेस्ट कर सकती है। मनी बिल किसके बोलने पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? प्रेसिडेंट के। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कौन से आर्टिकल के तहत स्पीकर उसको सर्टिफाई करता है? क्योंकि स्पीकर ही सर्टिफाई करता है, और स्पीकर जो सर्टिफिकेशन देता है उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 3, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, हाँ, मनी बिल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अप्रोप्रिएशन ऑफ द अदर बिल्स, ओके, जो फाइनेंस से रिलेटेड है यहाँ पे, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर जो होते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें तो आपको रट जानी चाहिए, एक आप सांस में बोल दो ये सब चीजें, इतनी बार हमारा रिपीट हो गया ये। क्या मनी बिल के ऊपर ज्वाइंट सिटिंग बैठेगी? नहीं बैठेगी। क्या मनी बिल राज्यसभा खुद इंट्रोड्यूस कर सकती है? क्या नहीं कर सकती? लोकसभा मतलब लोकसभा हो गया।
अब बताओ, अब ऑप्शन देख लो तुम, इतने के बाद तुमने ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिया होगा, ये तो मैं बिना ऐसे ही आंख बंद करके बोल रहा हूं। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, नॉट पूछा ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नो पावर, बिल्कुल सही है, कोई पावर नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल एंड नॉट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। अरे भाई हाँ, टू द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हाउस ऑफ पीपल हैज स्पेशल पावर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। नहीं भैया, यहां पे स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर किसकी है? राज्यसभा की है, अंडर आर्टिकल नंबर 249। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई लॉ बनाना है तो कौन लॉ बनाएगा? राज्यसभा बनाएगी 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कभी भी स्टेट लिस्ट की बात आती है तो उसके ऊपर राज्यसभा को पावर ज्यादा दी जाती है। क्यों दी जाती है सोचिए, क्योंकि राज्यसभा के यहां पे जो एमपी आए हैं वो कहां से आए हैं? दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। समझे? चलिए अब इसके ऊपर भाई मैं एक्सप्लेनेशन आप प्लीज पढ़िए और आगे बढ़ता हूं मैं यहां पे अभी। और हाँ, 14 दिन तक रख सकता है। चलिए दिख गया तो बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, which of the following pair of constitutional authority and procedure of appointment is are correct? President is elected by the electoral college consisting of elected MLAs and MPs। बिल्कुल बात सही लिखी है। अभी देखिए, इलेक्टेड एमएलए उन्होंने लिख दिया तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी एमएलए आ गया, और यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी है ना, दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां के भी एमएलए आ गए यहाँ पे, क्योंकि वहां के लोगों को भी हम एमएलए ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, इलेक्टेड बोला है, इसलिए इलेक्टेड वर्ड पे ध्यान दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलए नहीं होगा ना यार, एमएलए कैसे होगा? वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूरी की पूरी पार्लियामेंट होती है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड सारे होते हैं उनके इलेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज में, तो एमएलए नहीं आते उनके में। स्पीकर के केस में तो स्पीकर जो हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ पीपल मतलब अपने लोकसभा के लोग, वो लोकसभा के एमपीज पहली सिटिंग में ही करते हैं, और उसके लिए वो कौन से पर्सन को वहां पे अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करता है इलेक्शन कराने के लिए। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत हो गया। चलिए, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? 1 और 3 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Among the following ideal and philosophy, identify those incident in the preamble of the constitution। बताइए, देखिए पहले ऑप्शन पढ़िए आराम से, कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, समझ के चलिए, खुद सोच के देखिए। इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। क्या इंडिया कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगा? क्या नेहरू जी कैपिटलिस्ट थे? देखिए, नेहरू जी सोशलिस्ट थे, तो कैपिटलिज्म कैसे प्रमोट होगा यार? थर्ड वाला तो गलत हो गया, मैं मान के चलता हूं मैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेकुलरिज्म, हाँ भाई सेकुलर तो और ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद, तो सेकुलर प्रिंसिपल की बात तो करेगा ही यहां पे। तो यहां पे पहला 3 को हटा दीजिए, 1 और 2 राइट आंसर। कुछ नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी है। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे 3-4 क्वेश्चन आपको आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको पीआईक्यू से सॉल्व हो जाएंगे, 1-2 आप लोग की नॉलेज पे हो जाएंगे, एक तो ऐसा क्वेश्चन खुद देते हैं कि इसको तुम छोड़ दो। आप आराम से 15-20 क्वेश्चन आते हैं हमारे सीडीएस में, आराम से आप एक कोशिश करेंगे कि आप 20 अगर क्वेश्चन है तो आप 19 सही करेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो थर्ड वाला गलत हो गया। बहुत ईजी है ये। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सारे के सारे वर्ड प्रीएम्बल में इंश्राइंड है। सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड तो ऐड किया गया था 1976 में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड यूज किए गए थे हमारे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे 1976 में। कैपिटलिज्म और फ्री ट्रेड नहीं है यार, नहीं है, प्रीएम्बल में नहीं है, ठीक है। चलिए, द जज ऑफ द हाई कोर्ट, द जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ। ओथ कौन एडमिनिस्टर्ड करता है उनका? बताइए भाई। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन अपॉइंट कौन करता है? अंतर है यहां पे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ कौन लेता है? यहां पे गवर्नर लेता है। एक बार एफकेट में पूछा हुआ था। अंडर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 219 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट टेक एन ओथ और फॉर्मेशन बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसलिए आर्टिकल आपके सामने कोट करना बहुत जरूरी होता है। इट गिव अ प्रूफ कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लिया हुआ है यहाँ पे सोर्स, ठीक है। In which the High Court is situated. Chief Justice of India administer the oath of the President. Chief Justice of High Court का कौन करता है? Of course इनका तो नहीं करता। President of India appoint High Court judge but does not administer the oath. ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए, सचर कमीशन, याद आया क्या? सचर कमीशन हमने आपको बताया था, एक पहले या दूसरा पीआईक्यू का जो सीरीज था उसके अंदर आया था कि सचर का 2007 या 8 का क्वेश्चन था ये, सचर कमीशन आया ना यहाँ पे, सचर कमीशन वापस से 2013 में।
सच्चर कमीशन किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया 2005 में सेटअप किया गया था इसको, सच्चर कमेटी। ठीक है, तो ये होता है आपको पीआई। मेरे को कुछ नहीं पता यार, लेकिन मेरे को ये एक तो पता है, ए का 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, नानावती कमीशन किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे जो बॉम्बे में कम्युनल राइट हुए थे उससे एसोसिएटेड है यहाँ पे नानावती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्री कृष्ण कमेटी किससे एसोसिएटेड है आपका? नहीं वेट गलत हो गया कुछ तो भी आपका जो नानावती कमेटी एंटी सिख राइट से होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। आई थिंक एंटी सिख राइट से होगा यहाँ पे, देखते हैं किससे। हाँ, श्री कृष्ण कमेटी बॉम्बे कम्युनल राइट्स है, माय मिस्टेक। एंड यहाँ पे एंटी सिख राइट से कम्युनिटी, नानावती एंटी सिख राइट्स है, करेक्ट, वही कंफ्यूज हो गया था मैं। श्री कृष्ण कमेटी बॉम्बे कम्युनल राइट से है और नानावती यहाँ पे एंटी सिख राइट से है। और सी रंगनाथ मिश्रा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी से। अब 2-3 कमीशन के नाम लिख लीजिए। जस्टिस वर्मा आपको बता दिया है मैंने, जो अभी सी क्लास में था। उसके बाद बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये दोनों कमेटी की। LM सिंघवी, ये जो कमिटीज के नाम बोल रहा हूँ ये पंचायती राज से है। ठीक है, कौन सा बोला मैंने? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, उसके बाद चलिए अभी आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो में। तो Which of the following freedom is not specifically mentioned in the Constitution of India as a fundamental right but has subsequently upheld by the court? कौन सा है भाई? कौन सा है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। हमको है ना आर्टिकल 19 में तो दिया है, आर्टिकल 19 में है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग दे रखा है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल है हमको। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, ये तीनों 19 में स्टेट ऐसे किए गए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, देखिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस लिखा नहीं है, नॉट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन यस इट इज अ पार्ट ऑफ इट। इट इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, तो ये लिखा नहीं है लेकिन है। जब हम मीनिंग देखते हैं ना उसका, तो उसके अंदर दिया हुआ है। ओके, चलिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, however the Supreme Court of India has upheld the freedom of press implicit in article 19 clause 1A, which freedom to right of speech and expression का पार्ट है freedom of press। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा नहीं है लेकिन उसका पार्ट है वो। बाकी तो चीजें आपको मिलती हैं, डायरेक्टली मिल जाती हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एसोसिएशन, बिजनेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, एंड ऑल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं आप। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जो इसमें ऐड किया हुआ है सी में, यहाँ पे प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। SR बोमई केस। अब SR बोमई केस उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता मैं। क्या किया था उन्होंने? सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, याद आया कुछ आपको? कौन कौन सी चीजें बताई थी मैंने, जिसको उन्होंने बेसिक फीचर बोला था? SR बोमई केस कर्नाटका के सीएम थे, 1994 का केस है ये। ओके, जहां पे क्या हो गया था, क्या लगा दिया था वहां पे? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था और उसके अगेंस्ट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर का जो रिपोर्ट है दैट इज नॉट फुल एंड फाइनल, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन इज नॉट फुल एंड फाइनल, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इन्होंने भी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाना है दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, नॉट द फर्स्ट रिसोर्ट। तो देखिए, ये तो सेकुलरिज्म एक प्रिंसिपल उन्होंने बोला, और फेडरलिज्म बोला है, डेमोक्रेसी बोला है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बोला है, और जुडिशियल रिव्यू को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर। तो जुडिशियल रिव्यू आप हटा ही नहीं सकते कभी। ये सब चीजें उन्होंने बोली। बेसिक फीचर टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस बाय केस बताता है, और कुछ इंपॉर्टेंट केस है। SR बोमई केस आपको पता होना चाहिए, मिनर्वा मिल केस आपको पता होना चाहिए, केशवानंद भारती केस आपको पता होना चाहिए। ये सब कराऊंगा आपके साथ में, चलिए बने रहिए। सो दिस इज द लास्ट वन आई थिंक। थैंक यू वेरी मच। सब इसी तरह बने रहिए। काफी लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन क्या करें, मेन डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अब शॉर्टकट नहीं मार सकता, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। हर चीज को कोशिश करता हूं कि हर चीज को इंटीग्रेट करो, इसलिए वीडियो लंबा होता है। प्लीज वॉच करिए, दोस्तों को शेयर करिए और बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी सीरीज में।